Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विश्व में कोरोना की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती चली जा रही है। जो बहुत पावरफुल नेशन समझे जाते थे, जिनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग समझी जाती थी, जैसे यूएस हैं, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि, ये सभी देश कोरोना की महामारी से काफ़ी व्यथित हैं और उनकी इकोनॉमी पर भी काफ़ी असर पड़ा है। भारत में भी इसकी समस्या काफ़ी गंभीर रूप ले चुकी है। जो माइग्रेंट प्रवासी लेबर्स थे, श्रमिक लोग लॉकडाउन 4 के बाद काफ़ी संख्या में अपने घर लौट चुके हैं और उसके बाद इसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ा है। अब सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। इसी को जानने के लिए मैंने पुनः गुड़गांव यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, मैनेजमेंट से इनका लगाव रहा है काफ़ी दिनों से, और ये एनसीआर का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है और जो हरियाणा को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू प्रदान करती है, और इसका दिल्ली से लगे होने की वजह से इस बारे में मैंने सोचा चलो पार्थ को बुलाते हैं और इनसे इन सवालों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पार्थ, जो ये प्रवासी मजदूरों का जो समस्या है इसकी वजह से जो एनसीआर के अंदर, स्पेशली दिल्ली और नोएडा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, ये फैक्ट्रीज पे क्या असर पड़ा है? उनकी अर्थव्यवस्था तो काफ़ी संकट के दौर से गुजर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, संकट के दौर से गुजर रही, ये तो नोटबंदी से ही शुरू हो गया था। नोटबंदी, जीएसटी और फिर ये लॉकडाउन। अब हुआ क्या है कि मजदूर अपने अपने घर जा चुके हैं। अब वो आएंगे नहीं वापस। अब जब तक कोई उनको लगेगा नहीं सिचुएशन नॉर्मल हो गई, तब तक आएंगे नहीं। अब हो क्या रहा है कि उनके ना हाथ में पैसा है, ना उनको खाने को है। फिर अगर वो यहाँ पर आएंगे तो फिर उनको वो लगेगा, वो एक कहते ना, अंग्रेजी में एक वर्ड है कि पास्ट को देख के सोचेंगे जो हमारे साथ पहले हुआ फिर दोबारा ना हो। तो अब हो क्या रहा है, कुछ राज्य तो ट्रेनें भेज रहे हैं, एक राज्य ने तो प्लेन ही भेज दिया, एरोप्लेन की, जाके उनको लेकर आइए। अब हो क्या रहा है, अब मजदूरों की मुझे लगता है इनको चिंता सता रही होगी। पहले तो उन पे काम करना चाहिए था मजदूरों, उनको एक बेटर फैसिलिटी देते, उनको कि उनको वेजेस अच्छी तरह से देते, वो अब कभी करा नहीं। पर आज जब जरूरत पड़ी, जब इतना सब होने के बाद फिर कह रहे नहीं मजदूरों की जरूरत है रियल एस्टेट में, तमाम तरह की सेक्टर्स में। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम चीन का एग्जांपल इसलिए मैं लेना चाहूंगा। एक तो पहली बात देखिए, चीन से भारत का मुकाबला अभी नहीं हो सकता, क्योंकि चीन एक तरह से कैसे बनाता सामान बनाता था, मास में बनाता उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता। हमारे यहाँ क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतने ज्यादा बन जाता है क्योंकि वहां पे हमें काफी तरीके से पैसा हमारा अलग अलग चीजों में लग जाता है बेरुस्मत सामान बनाने पे। वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे मजदूरों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता है। वहां पे अगर कंपनीज है, अगर इस संकट के दौर से गुजर रही, तो उन पे पैसा भी लगाती सरकार, एक तरह से स्टेक ले लेती है, फिर कहती है आप चलाइए। अपने तौर पे वो हर चीज करती है। शायद भारत उस तरीके से कभी आज तक नहीं सोचा, मुझे लगता अभी नहीं, ये शायद कभी आजादी के बाद से अभी तक कभी सोचा ही नहीं कि इस बारे में। और ये तो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएंगी, ये तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पार्टीशन के पे भी ऐसा इतनी हालत नहीं थी। पार्टीशन में तो देश का बंटवारा होता है कि कोई पाकिस्तान चला गया था, कोई भारत आ गया था, तो वो अलग चीज होती है। पर ये तो आपने इंटरनल स्टेट माइग्रेशन कर दिया है, इससे बहुत दिक्कत। और इसमें हो क्या रहा है, जो मैंने बोला, अब जरूरत समझ आ रही है जब, तो पहले उन पे काम करना चाहिए था। अगर काम करते, अब काम चलिए, मुझे नहीं लगता मजदूर ज्यादा आएंगे। मजदूर को अभी आपको पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा आप उनको किस रूप में दे, या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करिए उनके बैंक में। बैंक अकाउंट ज्यादा लोग, गरीब लोगों के पास है नहीं। और आपको ये पता होना चाहिए, गरीब लोगों की आबादी भारत में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास। इस बात को समझना चाहिए। और अगर वो वापस आ रहे कुछ, तो उनको फैसिलिटीज में बढ़ावा देना चाहिए, उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा पार्थ, अभी ये देखा गया है एनसीआर के अंदर, जैसे गुड़गांव के आसपास एक मनेसर एक जगह है, काफ़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है इनकी, और आपके ये नोएडा के अंदर भी, फरीदाबाद के अंदर भी कुछ जो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं वो तो खुल भी नहीं पा रही मजदूरों के अभाव के कारण। तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा कि उनकी जो फैक्ट्रीज खुल जाएं, और सरकार को किस तरह से इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल स्केल में हैं जो फैक्ट्रीज जो हैं बड़ी संख्या में, उनको बिना खुले, जब खुलेंगी और उनको कुछ सहायता सरकारी मिलेगी तभी कुछ कर पाएगी वो। तो आपके विचार से सरकार क्या करे जैसे ये फैक्ट्रीज खुल पाए?
पहले तो देखिए एमएसएमईज जो होता हमारा माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज है, तो इसमें माइक्रो का जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा सा स्मॉल, थोड़ा सा मीडियम है, थोड़ा सा स्मॉल। इनको पहली बात तो आपको स्मॉल मीडियम को तो शायद आप थोड़ा सा रोक भी सकते हो, वो थोड़ा चला भी सकते हो, पर जिसकी तादाद ज़्यादा माइक्रो उनको पैसा देना पड़ेगा। और पैसा ये नहीं कि आप लोन के रूप में दें, आप उनको किसी भी तरीके से उनको हाथ में पैसा दें कि ताकि वो फैक्ट्री रन कर पाए, ताकि वो मजदूरों को पैसा दे पाए, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं कि मजदूर चले गए। आपने हालात ही ऐसे क्रिएट हो चुके हैं आपकी मजदूर क्या करेगा, क्या ओनर क्या करे। अब मजदूरों से पूछेंगे, मजदूर कहते गलती ना ओनर की है ना हमारी है, गलती तो इस सिस्टम की। सिस्टम को उस अनुरूप कभी बनाया ही नहीं गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा एग्जांपल केरल का जोड़ूंगा। जो मजदूरों की अगर बात हो रही है तो मजदूरों में केरल को वहां पे अतिथि की तरह दिया जाता है। वहां पे तो पहले क्या होता था वहां पर कि मैंने सुना है कि पहले उनके हिसाब से खाना नहीं बनता था। केरल की जो ट्रेडिशनल खाने थे उनके हिसाब से बनता था, फिर उनके हिसाब से खाना बनाया गया, उनके हिसाब से सारा सामान लाया गया। फिर अब उनको मोबाइल रिचार्ज की भी सुविधा दी गई कि उनको रिचार्ज करवाएंगे कुछ कुछ पैसों का, ताकि अपने घरों में बात कर। फिर अभी इंटरनेट की वहाँ बात चली, उनको इंटरनेट भी दिया, तो वो अतिथि की तरह रखते हैं। हालांकि कुछ कुछ वहां भी जा रहे हैं अपने तौर पे, क्योंकि वो जो ओनर है वो भी परेशान हो जाता है। इतनी सारी क्राइसिस उसने झेली, पहले नोटबंदी झेली, फिर उसका जीएसटी, फिर लॉकडाउन, बीच बीच में थोड़े थोड़े जो सरकार की पॉलिसीज है वो ही बदलती रहती। जैसे इस साल मुझे याद है बजट आया था, बजट के बाद भी पॉलिसीज में वो बदलते चले गए। शायद सरकार को एक पहली बात कि सारे जो भी अगर सरकार से नहीं संभाली जा रही स्थिति, तो वो एक अलग ठीक है, वो हो सकता है नहीं संभाली जाएगी क्योंकि स्थिति इस तरह से बन चुकी है, पर सरकार को मदद अपने तौर पे लेनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट जो भी हमारे यहाँ अच्छे माने जाते हैं उनसे मदद ले, उनसे पूछे कि किस तरह से आप काम कर सकते, कैसे हम पैसा पहुंचा सकते हैं। और मेरा एक राय इसमें ये होगा, शायद अब हालांकि कितना बजट लगेगा ये तो इकोनॉमिस्ट एक अपने तौर पे बनाएगा, तो आप करीबन जो, क्योंकि मुझे लग रहा है 1.5 साल तक इस चीजों का फर्क रहेगा। हालांकि एक जगह रिपोर्ट आएगी 3 से 4 साल, मुझे ऐसा अभी तक तो नहीं लगता क्योंकि स्थिति कभी ना कभी संभलती है, पर उनके हाथ में पैसा देना पड़ेगा। तो करीबन जो मुझे लग रहा है 2022 तक, तो करीबन जो वो भी शुरुआती के दौर में 2022 के, तब तक तो मजदूरों को पैसा या जो गरीब लोग, क्योंकि देखिए मजदूरों के साथ एक आदमी के साथ में 6 से 7 लोग, एवरेज 5 है, बस 6 से 7 भी हो जाता है। जब गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे एक घर में 6 से 7 लोग रहते हैं, तो वो भी समझना चाहिए कि वो एक को लेके आप नहीं चल सकते। एक के साथ करीबन 6-7 का परिवार, तो करीबन 60% पॉपुलेशन तो यही हो गई जो एक आदमी पे। अब एक आदमी मजदूरी दिल्ली में आके करता है तो उसके साथ 6-7 का परिवार चलता है बिहार में, तो वो बातें नहीं शायद सरकार को बताऊंगी। सरकार को उनको करीबन देना चाहिए 1000 के, 1000 से ये होगा करीबन कि उनका खर्चा चल जाएगा महीने का। 1-1000 रुपये अगर महीना देंगे तो खर्चा चल जाएगा। या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ट्रायल बेसिस पे करिए। आप मान लीजिए 1 लाख लोगों को दें फॉर एग्जांपल, उनको देख के देखिए कि वो 1000 लोगों से वो 1000 रुपये से अपनी चीजें अपने चला पा रहे, क्या वो जीवन यापन कर पा रहे एक महीने तक, या वो एक लेजी तो नहीं है, क्योंकि जब देखा जाता है फ्री मिल जाता है तो लोग लेजी हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर आप पॉलिसी बदल सकते हैं, पर आप ये ट्राई करके देखिए। अगर ये ट्राई सक्सेसफुल होता है तो मास पॉपुलेशन में करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 से 1.5 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आगे चल के तो जैसे जैसे चीजें होंगी तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है पार्थ, जो आप बता रहे हैं कि केरल के अंदर जो है स्टेट स्पेसिफिक जो लोग थे, जैसे जो बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे, तो वो साउथ इंडियन का मतलब फूड लगातार नहीं खा पा रहे थे, तो उनके लिए राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि जिससे उनको अपने राज्य से रिलेटेड मतलब खाना मिल पाए, जिससे उनका मतलब ठीक रहा और काफ़ी संतुष्ट भी रहे उसकी बात से। और अभी देखा गया है मनरेगा का जो कार्यक्रम चल रहा है, मनरेगा के लिए 100 दिन के जो वर्ष में काम देने की बात चल रही है, इसमें देखा गया काफ़ी पढ़ा लिखा तबका भी आया है। लोगों मैंने देखा कि समाचार पत्रों ने, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ही दिखाया कि लोग MA BEd करके भी मनरेगा में काम करने, BTech करे हुए लोग भी मनरेगा में। क्या स्थिति देश की इतनी खराब हो गई है कि मनरेगा में ऐसे लोगों को भी काम करना पड़ रहा है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? बात आप मनरेगा में इन लोगों की बात करें जो ग्रेजुएट, हमने तो स्कूल टीचर्स को देखा आंध्र प्रदेश में किस तरह से काम करती है, तो वो एक अलग चीज है, कौन काम करता है कौन नहीं। अब आपने स्थिति इस तरह से बना दी कि कोई पढ़ा लिखा है तो उसको कितने की जॉब मिली, 10 से 12 हजार। आज के जमाने में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है हमारे देश में, उस हिसाब से नहीं चल सकता। अब सरकार को ये होना चाहिए, करीबन एक कह सकते मान लीजिए कोई नौकरी नहीं मिलती, हो सकता है अलग अलग सर्कमस्टांसेस उनको नहीं मिल पाती, तो उनको एक बेरोजगारी भत्ता अपने तौर पर, जो कुछ देश कर भी रहे हैं, अब उसमें अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये कर भी रहे हैं, उस तरीके से करीबन जो मैं कह रहा हूँ मजदूरों के लिए 1 से 1.5 साल, तो उनके लिए भी इसी तरीके से करना चाहिए ताकि वो ले पैसा और फिर
पैसा लेके फिर जब उनके दिमाग में है कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए जब लोगों को, तो वो खुद ही उस जॉब को ढूंढे ताकि एक उनके पास सोशल सिक्योरिटी रहे कि हमें इतना तो मिल रहा है कम से कम। उसमें अब ये हो सकता है छोटा मोटा एक काम करवा सकते जो उनके अनुकूल हो उस समय। ये नहीं कि वो मनरेगा में जाके काम करें। देखिए मनरेगा अभी ऐसा नहीं कि बुरा है कि कोई कर रहा है, बट अब आप देखिए मनरेगा में पैसा भी बहुत कम मिलता अपने तौर पे। अब देखिए वहां पे होता है कि राज्य दर राज्य पैसे में पैसा बदलता रहता है। कहीं यूपी में कुछ रेट चलता है पर डे का, शायद केरल में कुछ और, अगर वेस्ट बंगाल में कुछ, बिहार में कुछ, तो वो अब सेंट्रलाइज कोई सिस्टम तो है नहीं इसका, तो इस पे भी होना चाहिए काम। अच्छा पार्थ, अभी एक बात और बड़ी खास निकल कर आई है अभी आज ही कल के अंदर। वो देखा गया है कि जो आजकल लॉकडाउन की वजह, लॉकडाउन 5 चल रहा है, अब कल से शायद अनलॉकडाउन भी स्टार्ट होगा, तो कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को खोलने की बात चल रही कुछ स्टेट्स के हिसाब से। तो अब इसमें देखा गया कि ये वर्क फ्रॉम होम बड़ी तेजी से स्टार्ट हुआ। स्कूल में मतलब नर्सरी से लेकर स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन क्लासेस का चलन स्टार्ट हो गया, सब लोग ऑनलाइन क्लासेस। इसकी वजह से शायद ये मार्केट के अंदर अभी खबर आई है कि शॉर्टेज हो गई है 10 से 15 हज़ार वाले सेगमेंट में मोबाइल फोन्स की। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अब इस बारे में तो शायद मैं इतना साफ ना कह पाऊँ क्योंकि मैंने भी उसको इतना देखा नहीं, मैंने आप ही से सुना है बात को। बट इसमें ये कहूँगा कि ये तो चीज़ होनी थी, जब आपने वो चीज़ बढ़ा दी है ऑनलाइन सिस्टम, तो वो तो चीज़ होनी ही थी। बट इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जिसमें दो तबके, एक तो मैं ये कहूँगा जो 50 करोड़ पॉपुलेशन जो अपने तौर पे मिडिल क्लास है, उसके अब उस 50 करोड़ में काफ़ी कम लोगों के पास एक प्रॉपर इंटरनेट है। अब आपने 90 करोड़ को तो छोड़ दिया, अब आप सोचिए वो मोबाइल कौन खरीद रहा होगा। अब ये सोचिए वो 50 करोड़ जनता, वो उसमें हर कोई तो आईफोन नहीं खरीद रहा, हर कोई तो बड़े बड़े टैब्स नहीं खरीदा, ना लैपटॉप्स, नॉर्मल फोन। तो अब ये सोचिए कितना वो बैकवर्ड होंगे अपने तौर पे। इंटरनेट आ नहीं रहा, उन्हें फोन भी खरीदना, इंटरनेट आ नहीं रहा तो वो नहीं कर पा रहे। अब सरकार को ये सोचिए कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज तो है नहीं कि हम इंटरनेट हर जगह दे रहे हैं। सरकार को ये होना चाहिए था कि अब आप ये कर सकते हैं, जैसे शायद प्लान भी हो रहा होगा कि जो इवनिंग मॉर्निंग की शिफ्ट चलाएं अलग अलग, तो इसमें इजी रहेगा। जैसे 4-4 घंटे की क्लासेस कर ले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, तो इससे काम हो सकता है कि इससे ऑनलाइन सिस्टम से कोई काम नहीं होगा। जो बड़ा तबका है वो वंचित रह जाएगा एजुकेशन से। और जहां तक बात है वर्क फ्रॉम होम की, जो मैंने पहले एक बार कहा था, मेंटल डिजीज इससे बढ़ने वाली है। और अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी कुछ ऐसा खुला नहीं है, कोई ऑफिस खुले नहीं, कहीं 31 जुलाई तक बंद कर दिया, तो फिर उससे हमें पता नहीं चलती कि स्थिति अभी पता नहीं चल रही। जब स्थिति जब खुलेगी तब पता चलेगी, खुला कुछ भी नहीं है अभी। आप अगर मैं इसमें एक बात और जोड़ने लगूँ, जैसे आप दिल्ली सदर है, बहुत बड़ा एक बाजार माना जाता है, वहां पे ट्रेडर्स परेशान कब से हैं ये आपको पता था, नवंबर 2016 से, और आज जून 2020, तब से लेके तब तक परेशान है वो अपने तौर पर। चाहे वो नोटबंदी हो गई, जीएसटी, तो वो आप जाके पूछिए तो कहते नहीं, हम स्थिति बहुत विकट हो चुकी उनके लिए। पर अब खैर क्या कर सकते, जो हो चुका उसको कोई बदला नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से सरकार को एक मुझे कहते वो नहीं कि जैसे अब सरकार इससे मिडिल क्लास को ही देख के चलती है, सरकार को एक ओवरऑल इंडिया को लेके चलना पड़ेगा। ओवरऑल इंडिया का आप लेके नहीं चलोगे तब तक कोई विकास करने का फायदा नहीं। विकास हो भी रहा है तो वो जनता तक नहीं पहुंचता। हालांकि मैं कहूँगा स्कीम्स होती हैं, हर सरकार स्कीम देती है, वो स्कीम कैसे वो पहुंचती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो एक सिस्टम बना हुआ है कि नीचे जो अधिकारी जो नीचे भी होते हैं वो भी अपने तौर पे नहीं पहुंचा पाते, संसाधनों की कमी रहती है, क्या होता है ये नहीं पता, बट नहीं पहुंचा पाते, ना पहुंच पाता। इसमें मैं केरल का छोटा सा बोलूँगा, केरल में ये काम तो होता है, बट अब खैर नहीं इतना पता हर चीज के बारे में, तो इस पर ज्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं। अच्छा, ये पार्थ एक आखिरी प्रश्न है ये कि कोरोना और चाइना का वुहान, चाइना या कोरोना दोनों सिनोनिम हो गए। मतलब कोरोना की बात की जाए और चाइना की बात ना की जाए, चाइना का जो असर है इकोनॉमी के ऊपर, जो डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री दोनों के ऊपर, तो उसके बिना तो कुछ होता नहीं। अब बीइंग ए मैनेजमेंट स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि चाइना का जो रोल है इसमें इकोनॉमी के अंदर, या जो उनकी कंपनीज हैं, जो उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज हैं, उसका कितना असर पड़ेगा इस जो अपने डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, अपनी जैसे कंट्री लाइक इंडिया के अंदर, उसका क्या असर पड़ने वाला है चाइना का? देखिए असर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि असर ऐसा पड़ेगा। देखिए हमारा पूरा सिस्टम ही लगभग, अगर आप देखिए हर चीज़ लगभग चाइना से आती है, तो मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसा असर तो नहीं पड़ेगा। बट अगर असर की बात करेंगे तो पैसा है नहीं, तो शायद अगर पैसा नहीं तो वो चाइनीज प्रोडक्ट भी हम खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, वो स्थिति भी अपने तौर पर है।
बट अगर आप डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो काफ़ी डेवलपिंग नेशन है, कुछ तो पुअर भी हैं, तो उनकी हालत तो मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी वो काफ़ी बदतर भी हो सकती है। अब बदतर का मतलब किस तरीके से बदतर होगी ये नहीं पता, पर अगर आप ये बात करेंगे कि चाइना और कोविड की, तो आप इसको मुझे लगता है शायद रिलेट कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि इस तरीके से नहीं कर सकते कि क्या इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। देखिए हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा चीज़ चाइना से ही आती है, मैन्युफैक्चरिंग में हमने कभी काम ही नहीं किया आज तक, सिर्फ ये सोचा कि वहाँ से आ रही तो वहाँ सस्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन पावर है, लेबर है, या जो भी सप्लाईज है वो बहुत महंगी है, तो ऐसा कोई फर्क तो पड़ेगा, ये बात तो साफ है। 1.5 साल तो मैंने कहा है, 1 से 1.5 साल लगेगा अब, क्योंकि वो उस चीज़ों को खरीदने की हमारी क्योंकि पैसा नहीं होगा हमारे हाथ में। सैलरी कट्स भी हर जगह हो रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में तो डीए ही बंद कर दिया, वो एक अलग बात है। तो वहाँ पे ये हो रहा है। अब हो क्या रहा है, अब इसमें ये देखिए इकोनॉमिक इश्यू पे बात अगर हम कर भी रहे हैं, या कुछ टीवी चैनल जो मात्र ना के बराबर में ही हैं, तो उसके अलावा कोई टीवी चैनल या कोई न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसा कुछ दिखता नहीं कि वो बात कर रहा है। शायद ये भी एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ चूक है कि हम क्यों नहीं बात करें, और जगह बात होती है, शायद वहाँ पे हो सकता है बात होती है, बट वो बात ना सुनती हो सरकार, पर हमारे यहाँ तो बात ही नहीं होती, तो बात पहुँचेगी कैसे या सुनी कैसे जाएगी। तो शायद मीडिया को इसमें एक अपना अहम रोल निभाना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी मीडिया है, ये अफेक्ट करती है काफ़ी लार्जर पॉपुलेशन को, तो इसको एक देना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम आ सकती, किस तरीके से आ सकती। उसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम चाइना से लड़ रहे हैं, इंडिया से, ये बड़ी अलग बात है कि आप कोविड को चाइना से रिलेट करें, चाइना का क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कोई फर्क, हमारा लगभग सारी चीज़ चाइना से आती है, इसमें कोई वो बुरा मानने वाली बात नहीं। हाँ, बहुत ठीक आपने बताया पार्थ। और मेरा भी मानना है कि जैसे चाइना से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, अमेरिका से चाइना, मतलब ट्रंप कई बार धमकी भी देते हैं, WHO से भी उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया और बार बार चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। और चाइना भी है, जब अमेरिका को छोड़कर हमको, इंडिया को भी मतलब धमकी देता रहता है कि आपको देखना पड़ेगा इस तरह से और आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन क्या है, हमारे पास जो करीब 40 से 50 करोड़ का जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता इस तरह की कभी संभावना आएगी कि चाइना अपना युद्ध करना चाहेगा, क्योंकि चाइना का काफ़ी कुछ जो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो इंडिया को होता है। जो दूसरे दर्जे का सामान बनाता है, थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड जिसको आप सामान बोलेंगे, वो उसकी खपत इन्हीं तरह की कंट्रीज़ के अंदर है। इवन जो जर्मनी है, अब यदि फ्रांस है, और इवन यूएस के अंदर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मार्केट है उनके पास। तो ये आपस में लड़ेंगे नहीं, इस तरह की धमकियाँ चलती रहेंगी, कभी कोई चाइना का अमेरिका से चलता रहेगा और चाइना इंडिया को बोलता रहेगा और किसी तरह से अन्य तरह से हमें करता रहेगा। लेकिन वो डायरेक्ट वॉर करने की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा होगा कभी, क्योंकि हमारे पास जो मिडिल क्लास का जो पॉपुलेशन है 40 से 50 करोड़ का, उस पर सबकी नज़र है। और चाइना जानता है इसको अपने माल जहाँ जो बन रहा है उसको माल को खपत करने के लिए उसको एक मार्केट चाहिए, और इंडिया ही उसके लिए मतलब इजिएस्ट पॉसिबल मार्केट है जहाँ वो आसानी से अपने माल को लगा सकता है। इसीलिए देखिए हर घर के अंदर जाइए, आपको काफ़ी प्रोडक्ट चाइनीज़ मिल जाएंगे जिसको आप सोच नहीं सकते। ऐसे प्रोडक्ट्स अभी तो सुनने में ये भी आया है, वाटरमेलन भी चाइना से आ रहा है आपके पास, मस्क मेलन भी चाइना से आ रहा है, वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये कंडीशन हमारी आ गई है, एग्रीकल्चरल कंट्री थी हमारी, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट भी हमें वहाँ से आ रहे हैं, ऑनियन वहाँ से आ रहा है, इवन गार्लिक वहाँ से आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन है। तो इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें यह है कि आपने कह दिया हर चीज़ चाइना से है, तो देखिए हमने उस तरीके से, मैंने कहा सिस्टम ही क्रिएट नहीं है, तो चाइना से हमें लेना पड़ रहा है। अगर हम सिस्टम को अभी से शुरू कर दें तो शायद अगर हम आज गिने तो 5-6 साल 10 साल, क्योंकि चाइना अब भी ऐसा नहीं कि चाइना बहुत पहले से ही, ये 1980 से शायद 1982 को दौर था उससे शुरू हुआ चीज़ें, ऐसा नहीं पहले जापान टॉप में था। अब ये हमारे कभी उस चीज़ों पर कभी सोचा ही नहीं गया, हम अपने तौर पे कोई भी, हमारे यहाँ तो लिबरलाइजेशन भी है यहाँ तक। देखिए वो 2 चीज़ों पे काम करता है, वो ये कहता है कि कंपनीज को भी कहता है अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं, उसने गूगल फेसबुक को भी हटा दिया, अपना खुद का बनाता है, और बाकी जो बाहर की होती है उनको बाहर भेज देता है, बट अपना माल बाहर भेजता है। तो 2 तरीके से काम करता है। बट यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, आप देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि है नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है, बट उसका जो माल बनाने का तरीका या माल वो बेच नहीं पाता है, क्योंकि वो क्या होता है, वहाँ चाइना इतना ज़्यादा जोर पकड़े हुए है। अभी मैं कल एक पढ़ रहा था कि दिल्ली सदर में एक आदमी की दुकान थी, उसके एक वो था गोडाउन था, तो वो मैन्युफैक्चर करता था खिलौने, उसने बंद कर दी कुछ सालों बाद। उसने जब उससे पूछा कि आपने क्यों बंद करी, तो उसने ये कहा कि चाइना से माल आता है, इतना सस्ता आता है, तो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी महंगी रेट पे क्यों करूँ।
अब बताइए, अब ये स्थिति तो हमारे यहाँ है कि महंगे रेट पर ये बात हो सकती है। देखिए, आप फैक्ट्री लगाने जाएंगे तो आपको स्टेजेस बाय स्टेजेस पैसे देने पड़ते हैं, कभी पानी के लिए दो, कभी बिजली के लिए, वहाँ पे बिजली तक सब्सिडाइज कर दी जाती है कि फैक्ट्री आप लगाइए। अब एक सिस्टम वहाँ क्रिएट होता है, आप वहाँ लेबर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे आप उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है लेबर्स को, वहाँ पे एक पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट होता है। यहाँ पे देखिए रेगुलेशन गवर्नमेंट का होना चाहिए यहाँ पर बिजनेस पर रेगुलेट इस तरीके से होना चाहिए कि बिजनेसमैन या कोई मैन्युफैक्चरर को दिक्कत ना हो। बाकी इसमें कुछ चलिए पार्थ, आपने आज भी पुनः अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी है और इससे लग रहा है कि ये डिस्कशन काफ़ी सार्थक रहेगा और ये आपने काफ़ी अच्छे अच्छे इश्यूज़ पे अपनी बात की है। हो सकता है दर्शकों को हमारा ये वीडियो पसंद आए, ये जो डिस्कशन पसंद आएगा और भविष्य में भी कुछ अन्य दूसरे टॉपिक्स पे भी मैं आपको बुलाता रहूँगा। धन्यवाद पार्थ, धन्यवाद।